सामाजिक एकीकरण की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। 10। उत्तर, सामाजिक एकीकरण से तात्पर्य व्यक्तियों या समूहों द्वारा एक बड़े समुदाय या समाज का हिस्सा बनने की प्रक्रिया से है, जिसमें सक्रिय भागीदारी, समावेशन और साझा सामाजिक मूल्य शामिल होते हैं। यह मजबूत संबंध बनाने, अपनेपन की भावना को बढ़ावा देने और अलगाव को कम करने पर जोर देता है। सामाजिक एकीकरण के उदाहरणों में सामुदायिक कार्यक्रम शामिल हैं, जो लोगों को एक साथ लाते हैं, जैसे पड़ोस के त्योहार, जहां निवासी साझा गतिविधियों में भाग लेते हैं। शैक्षिकी सेटिंग्स में सामाजिक बंधन को मजबूत करते हैं। समावेशी कक्षाएं ये सुनिश्चित करके सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देती हैं कि विभिन्न पृष्ठभूमि और क्षमताओं के छात्र एक साथ सीखें, समझ और सहयोग को बढ़ावा दें। कार्यस्थल विविधता पहल सामाजिक एकीकरण में भी योगदान देती है। समावेशी वातावरण बनाती है जहां विभिन्न पृष्ठभूमियों के कर्मचारी एक साथ काम करते हैं। इसके अतिरिक्त, आप्रवासियों या शरणार्थियों के लिए सहायता नेटवर्क संसाधन प्रदान करके, कनेक्शन को बढ़ावा देकर और उन्हें सांस्कृतिक बारीकियों को समझने में मदद करके नए समाज में उनके एकीकरण को बढ़ावा देते हैं। कुल मिलाकर, सामाजिक एकीकरण को बढ़ाता है। सामंजस्य स्थापित होता है, असमानताएं कम होती हैं, तथा विविध समुदायों में एकता की भावना को बढ़ावा मिलता है। प्रश्न 7। भारत में सामाजिक एकीकरण को सुगम बनाने, बाधित करने में सांस्कृतिक आत्मसात की भूमिका का आलोचनात्मक वर्णन करें। सटीक उदाहरण सहित स्पष्ट करें। उत्तर, संस्कृतियों का आत्मसात, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह सांस्कृतिक मानदंडों, मूल्यों और प्रथाओं को अपनाते हैं। सम्रान समाज लोचा में सामाजिक एकीकरण को मौन या स्थापित करने में एक जटिल भूमिका निभाता है। सामाजिक एकीकरण को सुविधाजनक बनाना। 1। विविधता में एकता। भारत का विविध सांस्कृतिक परिदृश्य, जिसमें अनेक भाषाएं, धर्म और संप्रदाय हैं। ऐतिहासिक रूप से विविधता में एकता की भावना को बढ़ावा नहीं दिया गया है। सांस्कृतिक धारणा ने विविधता में एकता की भावना को बढ़ावा दिया है। विभिन्न समुदायों के बीच पारस्परिक सम्मान और स्वीकृति। 2। राष्ट्रीय पहचान। सांस्कृतिक आत्मसात एक साझा राष्ट्रीय इकाई के गठन में परिणत हो सकता है जो वुटोरियल, बाइनाग्रिक और एंटीपास अंतर, कॉमर्सुटुरल सिम्बॉन को अपनाना, तैयार, चीटियों को कॉन्पेन्यूट। विविध समूहों के बीच एकजुटता और सौहार्द की भावना, सामाजिक सामंजस्य को मजबूत करना। 2। आर्थिक गतिशीलता। सांस्कृतिक आत्मसात शैक्षिकी और रोजगार के अवसरों तक पहुंच को सुविधाजनक बनाकर आर्थिक गतिशीलता और सामाजिक गतिशीलता को बढ़ा सकता है। वे व्यक्ति जो प्रमुख समुदाय के सांस्कृतिक मानदंडों और मूल्यों को अपनाते हैं। सामाजिक एकीकरण और ऊर्ध्वगामी गतिशीलता के लिए कम अवसर हो सकते हैं। सामाजिक एकीकरण पर ध्यान। 1। अल्पसंख्यक संस्कृतियों का हाशिए पर होना। कोलारेट हत्या हाशिए पर होने की ओर ले जा सकती है। संस्कृतियों और परंपराओं। प्रमुख सांस्कृतिक मानदंड और प्रथाएं सांस्कृतिक शक्तियों को दबा सकती हैं या हाशिए पर डाल सकती हैं। पेंसोरी कॉमोसूत्स, जिससे क्षीणता और वंचितता की भावना पैदा होती है। 2। सामाजिक बहिष्कार। सांस्कृतिक एकीकरण सामाजिक अलगाव और मेंटलाइजर के खिलाफ अपमान को कायम रख सकता है। समुदाय, विशेष रूप से वे जो कि टावर जातियों, इंटे, या उग्र अल्पसंख्यकों से संबंधित हैं, असिनतुरा पोला से। प्रथाओं से सत्ता असंतुलन और मेकाटिटिस की याद आ सकती है, जिससे समाज के वंचित समूह और अधिक हाशिए पर चले जाएंगे।
प्रश्न 5। सामाजिक एकीकरण प्राप्त करने के उपाय क्या हैं? उत्तर, सामाजिक एकीकरण को प्राप्त करना, समावेशिता, समझ और समान अवसरों को बढ़ावा देने वाले उपायों को प्रोत्साहित करना। समाज के सभी सदस्यों के लिए प्रमुख उपायों में शामिल हैं। 1. शिक्षा और जागरूकता। ऐसे शैक्षिकी कार्यक्रमों को बढ़ावा दें जो सहिष्णुता, विविधता और आपसी सम्मान सिखाते हैं, भेदभाव और रूढ़िवादिता को दूर करते हैं। 2. भेदभाव विरोधी नीतियां। एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए जाति, लिंग, धर्म या विकलांगता जैसे कारकों के आधार पर भेदभाव को रोकने वाली नीतियों को लागू करना और उन्हें मजबूत बनाना। एक सामुदायिक सहभागिता। ऐसे आयोजनों और परियोजनाओं के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करें जो विविध पृष्ठभूमियों के लोगों को एक साथ लाते हैं, सामाजिक बंधन बनाते हैं। 4. समान रोजगार अवसर। निष्पक्ष रोजगार अवसर सुनिश्चित करने वाली नीतियों को लागू करना तथा कार्यस्थल विविधता को बढ़ावा देने के लिए समावेशी रोजगार कार्यनीतियां अपनाना। 5. सांस्कृतिक आदान प्रदान। अवरोधों को तोड़ने के लिए मौन सांस्कृतिक समझ और प्रशंसा को बढ़ावा देने वाली पहलों का समर्थन करना। किफायती आवास। समावेशी शहरी नियोजन नीतियां विकसित करें जो विविध क्षेत्रों में किफायती आवास विकल्प प्रदान करें। सामाजिक आर्थिक अलगाव को रोकने के लिए पड़ोस का सामाजिक एकीकरण का क्या अर्थ है? भारत में वर्तमान परिदृश्य में सामाजिक एकीकरण प्राप्त करने के लिए धार्मिक सद्भाव को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? उत्तर, सामाजिक एकीकरण से तात्पर्य समाज के भीतर व्यक्तियों के बीच सामंजस्य, समावेश और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देने की प्रक्रिया से है। भले ही जातीयता, धर्म, सामाजिक आर्थिक स्थिति या अन्य कारकों में अंतर हो, इसमें ऐसी स्थितियां बनाना शामिल है जहां विविध पृष्ठभूमि के व्यक्ति बातचीत कर सकें, सहयोग कर सकें और शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रह सकें, जिससे आपसी सम्मान, समझ और एकांतता बढ़े। भारत में, देश के विविध धार्मिक परिदृश्य को देखते हुए, सामाजिक एकीकरण प्राप्त करने के लिए धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने और सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए कई रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं। 1. अंतरधार्मिक संवाद। विभिन्न धार्मिक समुदायों के सदस्यों के बीच संवाद और बातचीत को सुविधाजनक बनाने से पारस्परिक समझ, सहानुभूति और सम्मान को बढ़ावा मिल सकता है। 2. शिक्षा और जागरूकता। विभिन्न धर्मों और उनकी शिक्षाओं के बारे में शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने से भ्रांतियों, गलत धारणाओं और पूर्वाग्रहों को दूर करने में मदद मिल सकती है। 3. कानूनी संरक्षण। धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले कानूनों और नीतियों को लागू करना, समान अधिकार सुनिश्चित करना और धर्म के आधार पर भेदभाव को रोकना सभी व्यक्तियों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा कर सकता है। 4. सामुदायिक सहभागिता। अंतरधार्मिक पहलों, सामुदायिक सेवा परियोजनाओं और सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने से धार्मिक समुदायों के बीच सकारात्मक संबंध तेजी से विकसित हो सकते हैं और विश्वास का निर्माण हो सकता है। 5. नेतृत्व और वकालत। धार्मिक नेता, नागरिक समाज संगठन और सरकारी संस्थान सहिष्णुता, शांति स्थापना और सामाजिक सामंजस्य की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इन उपायों के माध्यम से धार्मिक सद्भाव को सक्रिय रूप से बढ़ावा देकर, भारत सामाजिक एकीकरण को बढ़ा सकता है और एक अधिक समावेशी और सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण कर सकता है, जहां सभी धर्मों के लोग शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रह सकें और देश की प्रगति और विकास में योगदान दे सकें।
6b। भारत में जातिगत पूर्वाग्रह के संदर्भ में हताशा आक्रामकता की दर की परिकल्पना पर चर्चा करें। उत्तर 1136 में डॉलन एट अल द्वारा प्रस्तावित विश्वास आक्रामकता परिकल्पना, जातिगत मूल्यों के संदर्भ में, लक्ष्य चालित हिंसा, कार प्रभाव से आक्रामकता तक के हताशा को पढ़ने का सुझाव देती है, जो कि अंतर्विरोधी संघर्ष और हिंसा की गतिशीलता को समझने में सहायक है। भारत में जाति व्यवस्था की जड़ें बहुत गहरी हैं, जो समाज को सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के आधार पर विभाजित करती है। निचली जातियों के लोगों को अक्सर भेदभाव, बहिष्कार और सामाजिक गतिशीलता के लिए दबाव का सामना करना पड़ता है, जिससे निराशा और उदासीनता पैदा होती है। अग्रगामी आक्रामकता परिकल्पना के अनुसार, जब उन्हें अपने जाति के सदस्यों के साथ भेदभाव या कथित अन्याय का सामना करना पड़ता है, तो वे अपने जाति के सदस्यों के प्रति आक्रामकता व्यक्त करने के लिए अधिक प्रवृत्त हो सकते हैं। आक्रामकता विभिन्न जातियों के लोगों के प्रति कैमरे के माध्यम से विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकती है। इसके अलावा, जाति आधारित भेदभाव और पूर्वाग्रह निराशा और आक्रामकता का एक चक्र बनाते हैं, जो कि नपुंसकता और शक्तिहीनता की भावना को जन्म देता है, जिससे असंतोष और सामाजिक स्थिति बिगड़ती है, तथा जाति के सदस्य अपनी सामाजिक स्थिति और अधिकारों के लिए चुनौतियों से खतरा महसूस करते हैं, जिससे वे अपने प्रभुत्व की स्थिति को बनाए रखने के लिए निवारक और आक्रामक कार्य करते हैं। जाति व्यवस्था के संदर्भ में हताशा आक्रामकता की परिकल्पना पर विश्वास संरचनात्मक असमानताओं को दूर करने, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और अंतर समूह सहानुभूति और समझ को बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाश डालता है। एडोर्सेग फे द्वारा जाति व्यवस्था से जुड़े भेदभाव और भेदभाव के प्रमुख कारणों को देखते हुए, पोन्सीमेका, सामाजिक कार्यकर्ता और समुदाय निर्माता एक अधिक समावेशी और समतापूर्ण समाज के निर्माण की दिशा में काम कर सकते हैं, जहां सभी जातियों के व्यक्ति सम्मान के साथ रह सकें। सम्मान और आपसी सहयोग। अंतर समूह संघर्ष से निपटने के लिए मनोवैज्ञानिक रणनीतियों पर चर्चा करें। उत्तर अंतर समूह संघर्ष से निपटने के लिए मनोवैज्ञानिक रणनीतियों की आवश्यकता होती है, जो अंतर्निहित पूर्वाग्रहों, धारणाओं और समूह गतिशीलता को प्रभावित करने वाले कारकों को संबोधित करती हैं। यहाँ मुख्य मनोवैज्ञानिक रणनीतियाँ दी गई हैं। संपर्क परिकल्पना, तटस्थ और सहयोगी सेटिंग्स में बातचीत को बढ़ावा देकर सकारात्मक अंतर संपर्क को प्रोत्साहित करें। संपर्क परिकल्पना रूढ़िवादिता को तोड़ने और पूर्वाग्रह को कम करने में मदद करती है। 2. सामान्य लक्ष्य और चरण शैद प्रक्षेप जो समूह सीमाओं से परे हैं। सामान्य लक्ष्य बढ़ावा देते हैं। सहयोग और सहभागिता को बढ़ावा देना, एकता और अन्योन्याश्रितता की भावना को बढ़ावा देना। एक परिप्रेक्ष्य लेना, परस्पर विरोधी समूहों के सदस्यों को परिप्रेक्ष्य लेने में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करें, जहां वे एक दूसरे के साथ सहयोग करने का प्रयास करते हैं। दूसरे समूह के व्यक्तियों के अनुभवों और विचारों को समझें। इससे सहानुभूति बढ़ती है और शत्रुता कम होती है। 4. शिक्षा और जागरूकता अंतर समूह संघर्ष, संघर्ष और धारणाओं को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक तंत्रों की जड़ों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शैक्षिकी कार्यक्रम आयोजित करें। ज्ञान से अधिक सूचित और अधिक सुसंगत दृष्टिकोण विकसित हो सकता है। सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण। 5. उच्चस्तरीय पहचान। एक उच्चस्तरीय पहचान पर जोर दें जो दोनों परस्पर विरोधी समूहों को शामिल करती है। यह उच्चस्तरीय पहचान कैंटो अपनेपन की भावना को बढ़ा सकता है और मतभेदों की भावना को कम कर सकता है। संघर्ष समाधान और मध्यस्थता।
पीएस को संबोधित करने के लिए संघर्ष समाधान तकनीकों और मध्यस्थता प्रक्रियाओं को लागू करें। तंत्रिका तृतीय पक्ष संवाद को सुविधाजनक बनाने में मदद कर सकते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि दोनों पक्षों को सुना और समझा जाता है। इन सामाजिक रणनीतियों का पालन करते हुए, अंतर समूह संघर्ष में शामिल व्यक्ति और समूह आपसी सहयोग के निर्माण और अधिक समावेशी और सामंजस्यपूर्ण सामाजिक वातावरण विकसित करने की दिशा में काम कर सकते हैं। ये दृष्टिकोण विभिन्न कारकों के जटिल परस्पर क्रिया को दर्शाते हैं और ऐसी स्थितियां बनाने का लक्ष्य रखते हैं जो सुलह और सामंजस्य को बढ़ावा देती हैं। 01 मनोवैज्ञानिक समाज द्वारा हाशिए पर रखे गए समुदायों को सशक्त बनाने के लिए किन विशिष्ट तरीकों से काम कर सकते हैं? उत्तर: मनोवैज्ञानिक विभिन्न तरीकों के माध्यम से हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जो उनके उत्थान में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और प्रणालीगत कारकों के व्यापक अंतर्क्रिया को संबोधित करते हैं। मनोवैज्ञानिक समुदाय आधारित शोध में हाशिए पर पड़े समूहों की व्यक्तिगत जरूरतों, शक्तियों और चुनौतियों को समझने में मदद कर सकते हैं। उनकी आवाज और अनुभवों को स्पष्ट करके, मनोवैज्ञानिक नीतिगत बदलावों की वकालत कर सकते हैं और प्रणालीगत समस्याओं को संबोधित करने के लिए संसाधन जुटा सकते हैं। दूसरे, पेचुटोपाथ सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील चिकित्सा और गिनती सेवाएं प्रदान कर सकता है जो व्यक्तियों को सशक्त बनाता है, जो कि संगठित समितियों को पहचानते हैं और अंतर्राष्ट्रीय उत्पीड़न, दृढ़ लचीलापन को चुनौती देते हैं और एजेंसी की एक श्रृंखला विकसित करते हैं। और इसके अलावा, सामाजिक कार्यकर्ता सामुदायिक संगठनों और जमीनी स्तर के आंदोलनों के साथ मिलकर कौशल निर्माण कार्यशालाओं, सामाजिक विकास कार्यक्रमों और वकालत अभियानों जैसे सशक्तिकरण केंद्रित कार्यक्रमों को विकसित और लागू कर सकते हैं। इन पहलों का उद्देश्य हाशिए पर पड़े समूहों के बीच सामूहिक कार्रवाई, सामाजिक सामंजस्य और रचनात्मक प्रभावकारिता को बढ़ावा देना है, उन्हें दमनकारी संरचनाओं को चुनौती देने और सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में काम करने के लिए सशक्त बनाना है। इन रणनीतियों को अपनाकर, सामाजिक कार्यकर्ता अधिक समावेशी, लचीले और सशक्त समुदायों के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। प्रश्न 3, क्या पूर्वाग्रह संभव है? जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने की तकनीकों पर चर्चा करें। उत्तर: पूर्वाग्रह, जो पूर्वकल्पित धारणाओं और रूढ़ियों में निहित है, समाजों में एक सतत चुनौती रही है। जबकि कुछ लोग तर्क देते हैं कि यह मानव मनोविज्ञान का एक अंतर्निहित पहलू है, अन्य लोग तर्क देते हैं कि यह सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक कारकों द्वारा आकार लेने वाला एक सीखा हुआ व्यवहार है। विशेष रूप से, कुछ समाजों में प्रचलित जातिगत पूर्वाग्रह, सामाजिक सद्भाव के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा है। ऐसे पूर्वाग्रहों को संबोधित करने और उन्हें दूर करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें शिक्षा, जागरूकता और विधायी उपाय शामिल हों। 1. शैक्षिकी सुधार। जातिगत पूर्वाग्रह से निपटने के लिए एक प्रभावी रणनीति व्यापक शैक्षिकी सुधारों के माध्यम से है। समावेशी पाठ्यक्रम प्रस्तुत करना जो विविध समुदायों के योगदान को उजागर करता है, समझ और सहानुभूति को बढ़ावा दे सकता है। कक्षाओं में जाति संबंधी मुद्दों पर खुली चर्चा को प्रोत्साहित करने से रूढ़िवादिता को खत्म करने में मदद मिलती है और छात्रों के बीच सहिष्णुता को बढ़ावा मिलता है। 2. मीडिया का प्रभाव। मीडिया सामाजिक धारणाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
जिम्मेदार मीडिया प्रथाओं को लागू करने में जाति आधारित रूढ़ियों को बनाए रखने से बचना और विभिन्न समुदायों का सटीक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना शामिल है। सभी जातियों के सकारात्मक पहलुओं और उपलब्धियों को उजागर करने वाले मीडिया अभियान सार्वजनिक धारणाओं को बदलने में योगदान दे सकते हैं। 3. विधायी उपाय। सरकारें जातिगत भेदभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इसके लिए वे भेदभाव विरोधी कानूनों को लागू कर सकती हैं। जाति आधारित भेदभाव के लिए सख्त दंड और सकारात्मक कार्रवाई की नीतियों से अधिक समतापूर्ण समाज का निर्माण हो सकता है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक संस्थानों में विविधता को बढ़ावा देने से यह सुनिश्चित होता है कि हाशिए पर पड़े समुदायों को समान अधिकार प्राप्त हों। अवसर। 4. सामुदायिक सहभागिता। अंतर्जातीय संपर्क और सहयोग को प्रोत्साहित करने वाली जमीनी स्तर की पहल बाड़मेर को तोड़ने में मदद कर सकती है। विभिन्न जातियों के बीच संवाद और समझ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समुदाय आधारित कार्यक्रम, कार्यशालाएं और कार्यक्रम अधिक समावेशी समाज के निर्माण में योगदान करते हैं। निष्कर्ष में, जबकि पूर्वाग्रह की जड़ें गहरी हो सकती हैं, यह अपरिहार्य नहीं है। शैक्षिकी सुधारों, मीडिया की जिम्मेदारी, विधायी उपायों और सामुदायिक भागीदारी के संयोजन को लागू करके, समाज जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति कर सकता है। अधिक समावेशी और सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने के लिए व्यक्तियों, संस्थानों और सरकारों का सामूहिक प्रयास आवश्यक है। भविष्य। का सुविधा का पदानुक्रम और भेदभाव की सामाजिक संरचना से क्या संबंध है? इसका क्षमता वंचन और गरीबी से क्या संबंध है? 715। उत्तर: लाभ पदानुक्रम और भेदभाव की पारंपरिक संरचना से जुड़ा हुआ है, जहां समाज में कुछ समूह जाति, जातीयता, लिंग, सामाजिक स्थिति आदि के आधार पर लाभ और असमान अवसरों का लाभ उठाते हैं। व्युत्पत्ति के मात्र रूप। पेज 160। मनोविज्ञान वैकल्पिक हल, 2018। 1. पदानुक्रम और भेदभाव की सामाजिक संरचना। पदानुक्रम और भेदभाव की विशेषता वाले समाजों में, शक्ति, संसाधन और अवसर विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच असमान रूप से वितरित किए जाते हैं। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा और राजनीतिक भागीदारी तक असमान पहुंच जैसी संरचनात्मक असमानताएं कुछ समूहों के लिए नुकसान और हाशिए पर रहने को बढ़ावा देती हैं, जबकि दूसरों को विशेषाधिकार देती हैं। 2. क्षमता वंचना। नुकसान क्षमता वंचना को जन्म दे सकता है, जहां व्यक्तियों और समूहों के पास गरिमापूर्ण और पूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक संसाधन, क्षमताएं और स्वतंत्रताएं नहीं होती हैं। क्षमता वंचना में एक शामिल है शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आवास, रोजगार, सामाजिक समर्थन और राजनीतिक भागीदारी तक पहुंच सहित कई आयाम हैं। भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार व्यक्तियों की क्षमताओं और अवसरों को सीमित करता है, जिससे उनकी अपनी पूरी क्षमता को महसूस करने और समाज में पूरी तरह से भाग लेने की क्षमता में बाधा उत्पन्न होती है। 3. गरीबी, वंचितता गरीबी से बहुत निकटता से जुड़ी हुई है, क्योंकि व्यवस्थित रूप से वंचित व्यक्तियों और समुदायों को आर्थिक कठिनाई और अभाव का अनुभव होने की अधिक संभावना है। गरीबी पहुंच को सीमित करके क्षमता वंचितता को बढ़ाती है। भोजन, आश्रय और स्वास्थ्य सेवा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और अंतर पीढ़ीगत नुकसान के चक्र को बनाए रखता है। इसके अलावा,
गरीबी अक्सर भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का कारण और परिणाम दोनों होती है, क्योंकि हाशिए पर पड़े समूहों को आर्थिक अवसरों और ऊपर की ओर गतिशीलता में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। सारांश: वंचितता पदानुक्रम और भेदभाव की सामाजिक संरचना से जटिल रूप से जुड़ी हुई है, जिससे समाज में हाशिए पर पड़े समूहों के लिए क्षमता से वंचित होना और गरीबी होती है। वंचितता को संबोधित करने के लिए अंतर्निहित संरचनात्मक असमानताओं को संबोधित करना, भेदभावपूर्ण प्रथाओं को चुनौती देना और समान सुनिश्चित करने के लिए समावेशी नीतियों और सामाजिक न्याय पहलों को बढ़ावा देना आवश्यक है। सभी व्यक्तियों और समुदायों के लिए अवसर और अधिकार। प्रश्न 6 ख भारत में जातिगत पूर्वाग्रह के संदर्भ में हताशा आक्रामकता परिकल्पना की प्रासंगिकता पर चर्चा करें। उत्तर: पूर्वाग्रह और भेदभाव में क्या अंतर है? आज हम जो पूर्वाग्रह के नए रूप देख रहे हैं, उन पर चर्चा करें। उत्तर: हर समस्या के लिए कोई भी एक तरह की थेरेपी सबसे कारगर नहीं होती, क्योंकि व्यक्ति अलग अलग होते हैं और उनके अनुभव, व्यक्तित्व और ज़रूरतें व्यापक रूप से भिन्न होती हैं। अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग चिकित्सीय दृष्टिकोण की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक दृष्टिकोण की अपनी ताकत और सीमाएं होती हैं। उदाहरण के लिए, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी (सीबीटी) खराब सोच पैटर्न और व्यवहार को लक्षित करके चिंता विकारों के इलाज के लिए प्रभावी हो सकती है, जबकि साइकोडायनेमिक थेरेपी अतीत में गहरे बैठे भावनात्मक मुद्दों या अनसुलझे संघर्षों की खोज के लिए अधिक उपयुक्त हो सकती है। यहाँ विस्तृत विवरण दिया गया है। 1. व्यक्तिगत अंतर: हर व्यक्ति अद्वितीय होता है, उसके अपने अनुभव, पृष्ठभूमि और व्यक्तित्व होते हैं, इसलिए जो एक व्यक्ति के लिए काम करता है वह दूसरे के लिए काम नहीं कर सकता है। अलग अलग चिकित्सीय दृष्टिकोण विशिष्ट मुद्दों को संबोधित करने या विशेष व्यक्तित्व प्रकारों को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिससे व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से थेरेपी देना आवश्यक हो जाता है। पृष्ठ 1126। मनोविज्ञान वैकल्पिक हल, 2016। 3. समस्याओं की जटिलता: नैतिक घर और शहर अक्सर जटिल और जटिल होते हैं। एक चिकित्सीय दृष्टिकोण किसी समस्या के सभी पहलुओं को शामिल करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए, अवसाद में मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारक शामिल होते हैं, जिसके लिए एक व्यापक उपचार दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। 3. ताकत और सीमाएं: प्रत्येक उपचार की अपनी ताकत और विशिष्टताएं होती हैं, उदाहरण के लिए, अवसाद विशिष्ट व्यवहारों को लक्षित करने के लिए प्रभावी नहीं। श्वेत मानवतावादी उपचार दुख अन्वेषण और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कई दृष्टिकोणों का उपयोग करते हुए, चिकित्सक प्रत्येक की ताकत का लाभ उठा सकते हैं, जबकि स्थितियों को कम कर सकते हैं। 4. क्लाइंट की प्राथमिकताएं: क्लाइंट के पास एक बार की भावनाएं या घृणा हो सकती हैं, और कुछ चिकित्सीय तकनीकों का उनके व्यक्तिगत विश्वासों, मान्यताओं या पिछले अनुभवों पर प्रभाव पड़ सकता है। एक उदार दृष्टिकोण चिकित्सकों को उन लोगों के साथ सहयोग करने की अनुमति देता है जो कर सकते हैं। उपचार योजना में अपनी प्राथमिकताओं को शामिल करें, जिससे चिकित्सा के प्रति जुड़ाव और अनुपालन बढ़े। 5. लचीलापन और जवाबदेही: उदार दृष्टिकोण दूसरों को चिकित्सक की बदलती जरूरतों और प्रगति के अनुसार अपने हस्तक्षेपों को अनुकूलित करने की लचीलापन देता है। चिकित्सक नई तकनीकों की कल्पना कर सकते हैं या अपनी जरूरतों के अनुसार कुछ तकनीकों को संशोधित कर सकते हैं। देखें कि इस ग्राहक के लिए सबसे अच्छा बिया समय क्या काम करता है।
समग्र उपचार, मानसिक पीड़ा और स्वास्थ्य संबंधी विकार विभिन्न कारकों से प्रभावित होते हैं, जिनमें ब्रोलॉजिकेट, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और पर्यावरणीय कारक शामिल हैं। एक उदार दृष्टिकोण चिकित्सकों को विभिन्न डोमेन से हस्तक्षेपों को शामिल करके सीआईएम अनुभवों की जटिलता को संबोधित करने में सक्षम बनाता है, जिससे एक अधिक होलिस्टिक और व्यापक उपचार दृष्टिकोण प्राप्त होता है। संक्षेप में, चिकित्सा के लिए एक उदार दृष्टिकोण ग्राहकों की जरूरतों और अनुभवों की सत्यता को पुनः प्राप्त करता है और चिकित्सा को व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और परिस्थितियों के अनुसार उपचार तैयार करने की अनुमति देता है। कई चिकित्सीय तौर तरीकों से आकर्षित होकर, चिकित्सक एक ऐसा उपचार बना सकते हैं जो उनके लिए उपयोगी हो। रेक्सोबल, रिस्पॉन्सिव और समग्र उपचार संयंत्र जो ग्राहकों के लिए राजनीतिक परिणामों की संभावना को अधिकतम करते। तीन का इन ग्रुप और आउट ग्रुप के रूप में वर्गीकरण सामाजिक संबंधों को कैसे प्रभावित करता है? वर्गीकरण के ऐसे प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है? उदाहरणों के साथ चर्चा करें। 15। उत्तर, इन ग्रुप और आउट ग्रुप में वर्गीकरण समूह मेस्टरशिप के आधार पर दूसरों के प्रति धारणाओं, दृष्टिकोण और व्यवहार को आकार देकर सामाजिक संबंधों को प्रभावित करता है। इन ग्रुप के सदस्य वे होते हैं जिनके साथ व्यक्ति पहचान करते हैं और अपनेपन की भावना महसूस करते हैं। व्हाइट आउट ग्रुप के सदस्यों को किसी के सामाजिक दायरे से बाहर के लोगों के रूप में देखा जाता है। इस वर्गीकरण से कई तरह के मतभेद हो सकते हैं। नतीजे। 1. इन ग्रुप के प्रति सकारात्मक पूर्वाग्रह। व्यक्ति अक्सर अपने इन ग्रुप के सदस्यों के प्रति वरीयता प्रदर्शित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनमें अपने इन ग्रुप के सदस्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, सहानुभूति और सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। 2. बाहरी समूह के प्रति नकारात्मक पूर्वाग्रह। इसके विपरीत, बाहरी समूह के सदस्य रूढ़िवादिता, पूर्वाग्रह और भेदभाव के अधीन हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें अलग माना जाता है या आंतरिक समूह की पहचान और स्थिति के लिए खतरा माना जाता है। 3. सामाजिक तुलना और पहचान निर्माण। समूहों और बाह्य समूहों में वर्गीकरण सामाजिक पहचान और आत्म अवधारणा को प्रभावित करता है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं की तुलना दूसरों से करते हैं और समूह की सदस्यता से अपनेपन और आत्मसम्मान की भावना प्राप्त करते हैं। सामाजिक संबंधों पर वर्गीकरण के प्रभाव को कम करने के लिए कई रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं। 1. अंतर समूह संपर्क को बढ़ावा दे। सहकारी गतिविधियों, निर्माण अभ्यास और साझा लक्ष्यों के माध्यम से अंतर समूह संपर्क और सहयोग को प्रोत्साहित करें जो सकारात्मक बातचीत को बढ़ावा देते हैं और अंतर समूह आधारों को कम करते हैं। उदाहरण के लिए, कार्यस्थल में तनाव को कम करना। वैकल्पिक हल 2020। पृष्ठ 99। यामांग कार्यक्रम विभिन्न पृष्ठभूमि से कर्मचारियों को आपसी समझ और सम्मान दिला सकते हैं। 2. सामान्य पहचान पर प्रकाश डालें। साझा पहचान और सामान्य मानवता पर जोर दें ताकि अंतर समूह सीमाएं कम हो जाएं और अनाड़ीपन को बढ़ावा मिले। उदाहरण के लिए, जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक मतभेदों की परवाह किए बिना नागरिकों के बीच एकता और एकजुटता को बढ़ावा देने वाला राष्ट्रीय अभियान राष्ट्र की एकता की भावना को बढ़ावा दे सकता है। 3. रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह को चुनौती दें। व्यक्तियों को रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह के खतरों के बारे में शिक्षित करें और उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करें। नकारात्मक दृष्टिकोण को खत्म करने और विविधता के प्रति सहिष्णुता और स्वीकृति को बढ़ावा देने के लिए पूर्व निर्धारित प्रतिबिंब और सहानुभूति निर्माण प्रयास। 4.
क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन को बढ़ावा दें। विभिन्न समूहों में सार्थक संवाद और सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रभावी संचार कौशल और सांस्कृतिक क्षमता प्रशिक्षण को बढ़ावा दें। भाषा प्रशिक्षण और सांस्कृतिक संवेदनशीलता प्रदान करना। कार्यशालाओं से विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए व्यक्तियों के बीच संचार में वृद्धि हो सकती है तथा विश्वास का निर्माण हो सकता है। साथ ही इन ग्रुप्स तथा आउट ग्रुप्स में वर्गीकरण के प्रभाव को कम किया जा सकता है तथा विविध समूहों में आपसी सम्मान, सहयोग तथा समझ के आधार पर समावेशी राष्ट्रीय प्रवृत्तियों का निर्माण किया जा सकता है। मानसिक प्रश्न 3। शोध के आलोक में उन तरीकों पर चर्चा करें जिनसे सामाजिक संघर्षों को हल किया जा सकता है। 20 उत्तर। शोध कई सुझाव देता है। सामाजिक समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने की रणनीतियाँ। प्रश्न 3। शोध के आलोक में उन तरीकों पर चर्चा करें जिनसे सामाजिक संघर्षों को हल किया जा सकता है। 20 उत्तर। शोध कई सुझाव देता है। सामाजिक समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने की रणनीतियाँ। 1, 2, मध्यस्थता और बातचीत। तीसरे पक्ष की मध्यस्थता या बातचीत संचार और समस्या समाधान के लिए एक तटस्थ और निष्पक्ष मंच प्रदान करके सामाजिक संघर्षों के समाधान की सुविधा प्रदान कर सकती है। मध्यस्थ या वार्ताकार संवाद, स्पष्टता के मुद्दों को सुविधाजनक बनाने और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान बनाने में पक्षों की सहायता करते हैं। सहयोगात्मक समस्या समाधान तकनीकें, जैसे कि विचार मंथन और समझौता, सभी पक्षों के हितों और जरूरतों को संबोधित करने वाले जीत-जीत समाधान खोजने में मदद कर सकती हैं। 3, संघर्ष समाधान प्रशिक्षण। व्यक्तियों को संघर्ष समाधान प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करके उन्हें सामाजिक संघर्षों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और हल करने के लिए सशक्त बनाया जा सकता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम संचार कौशल, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, दृढ़ता और संघर्ष समाधान तकनीकों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। व्यक्तियों को इन कौशलों से लैस करके वे संघर्षों को अधिक रचनात्मक और सहयोगात्मक तरीके से संभाल सकते हैं। 4, संघर्ष परिवर्तन। संघर्ष परिवर्तन दृष्टिकोण केवल सतही स्तर के विवादों को हल करने के बजाय सामाजिक संघर्षों के अंतर्निहित कारणों और गतिशीलता को संबोधित करने का प्रयास करते हैं। इसमें शक्ति असंतुलन, संरचनात्मक असमानताओं और प्रणालीगत अन्याय को संबोधित करना शामिल हो सकता है, जो संघर्ष को बढ़ाने में योगदान करते हैं। सामाजिक न्याय, समानता और सुलह को बढ़ावा देकर संघर्ष परिवर्तन प्रयासों का उद्देश्य दीर्घकालिक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना है। 5, पुनर्स्थापनात्मक न्याय। पुनर्स्थापनात्मक न्याय दृष्टिकोण सामाजिक संघर्षों के बाद नुकसान की भरपाई और रिश्तों को बहाल करने पर जोर देते हैं। केवल सजा या प्रतिशोध पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय पुनर्स्थापनात्मक न्याय प्रक्रियाओं में संवाद, जवाबदेही और उपचार शामिल हैं। पीड़ित, अपराधी और समुदाय के सदस्य संघर्ष से होने वाले नुकसान को दूर करने, समझ को बढ़ावा देने और समाधान और सुलह की दिशा में काम करने के लिए एक साथ आते हैं। 6, सामुदायिक सहभागिता और सशक्तिकरण। प्रभावित समुदायों को शामिल करना और हितधारकों को निर्णय लेने और संघर्ष समाधान प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए सशक्त बनाना संघर्ष समाधान प्रयासों की प्रभावशीलता और स्थिरता को बढ़ा सकता है। स्वामित्व, सहयोग और समावेशिता को बढ़ावा देकर समुदाय आधारित दृष्टिकोण व्यक्तियों और समूहों को अपने स्वयं के संघर्षों को संबोधित करने और लचीले, शांतिपूर्ण समुदायों का निर्माण करने के लिए सशक्त बनाते हैं।
कुल मिलाकर सामाजिक संघर्षों के प्रभावी समाधान के लिए संचार, बातचीत, मध्यस्थता, प्रशिक्षण, संरचनात्मक परिवर्तन और सामुदायिक सहभागिता के संयोजन की आवश्यकता होती है। इन रणनीतियों को व्यापक और संदर्भ संवेदनशील तरीके से लागू करके संघर्षों को रचनात्मक रूप से संबोधित किया जा सकता है, जिससे सकारात्मक परिणाम और स्थायी शांति प्राप्त हो सकती है। सामाजिक संघर्षों के क्या क्या रूप हैं? सामाजिक संघर्षों के समाधान के तरीकों की व्याख्या करें। 15। उत्तर: सामाजिक संघर्ष मानवीय अंतःक्रियाओं में निहित हैं, जो सांस्कृतिक मतभेदों, आर्थिक मतभेदों या वैचारिक टकरावों जैसे विविध स्रोतों से उत्पन्न होते हैं। ये संघर्ष विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, जिनमें से प्रत्येक सामाजिक सद्भाव के लिए अद्वितीय चुनौतियां प्रस्तुत करता है। प्रभावी समाधान रणनीतियों को लागू करने के लिए सामाजिक संघर्षों के प्रकारों को समझना महत्वपूर्ण है। पारस्परिक संघर्ष: ये व्यक्तित्व, मूल्यों या हितों में अंतर के कारण व्यक्तियों के बीच होते हैं। समाधान: 2. अंतर समूह संघर्ष: एक समूह के भीतर संघर्ष शक्ति, गतिशीलता, रिटे अपेक्षाओं या संसाधन वितरण पर हो सकता है। अंतर समूह संघर्षों को संबोधित करने के लिए प्रभावी नेतृत्व और स्पष्ट संचार चैनलों की आवश्यकता होती है। 3. अंतर समूह संघर्ष: ये संघर्ष विभिन्न सामाजिक या जातीय समूहों के बीच उभरते हैं, जो अक्सर ऐतिहासिक शिकायतों या संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा से प्रेरित होते हैं। समाधान में अंतर समूह संवाद को बढ़ावा देना, समझ को बढ़ावा देना और प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करना शामिल है। 4. संरचनात्मक संघर्ष: सामाजिक संरचनाओं में निहित, जैसे कि आर्थिक असमानता या भेदभाव, संरचनात्मक संघर्ष प्रणालीगत परिवर्तनों की मांग करते हैं। इन संघर्षों को संबोधित करने के लिए वकालत, नीति सुधार और समावेशी पहल आवश्यक हैं। समाधान के तरीके: 1. संचार और मध्यस्थता: खुली बातचीत और मध्यस्थता चर्चा पारस्परिक और समूह स्तर पर समझ और समझौता समाधान को सुविधाजनक बनाती है। 2. बातचीत और समझौता: बातचीत और समझौते के माध्यम से आम जमीन तलाशने से संघर्षरत पक्षों को पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौतों तक पहुंचने में मदद मिलती है, जिससे सद्भाव को बढ़ावा मिलता है। 2. संघर्ष रूपांतरण: संघर्षों को केवल हल करने के बजाय, ये दृष्टिकोण उन्हें अवसरों में बदलने का प्रयास करता है। तंत्रिका तंत्र द्वारा सकारात्मक चार्ज अंतर्निहित मुद्दों पर प्रकाश डालता है और दीर्घकालिक समाधानों को बढ़ावा देता है। निष्कर्ष रूप में, सामाजिक संघर्ष विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, जिनके समाधान के लिए विभिन्न रणनीतियों की आवश्यकता होती है। सफल समान प्रमुख कारण कारकों में शामिल हैं। 1. संसाधन की कमी: सीमित संसाधनों, जैसे भूमि, पानी या आर्थिक अवसरों पर प्रतिस्पर्धा से सामाजिक संकट पैदा हो सकता है। प्रश्न 7C: सामाजिक संघर्षों के कारण कारकों का पता लगाएं और समाधान के तरीके सुझाएं। 20 उत्तर: सामाजिक संघर्ष विभिन्न कारण कारकों के जटिल परस्पर क्रिया से उत्पन्न होते हैं, जो अक्सर मूल्यों, संसाधनों, शक्ति या पहचान में अंतर में निहित होते हैं। प्रभावी संघर्ष समाधान के लिए इन कारकों को समझना महत्वपूर्ण है। संसाधन वितरण और प्रबंधन को संबोधित करना स्थायी शांति के लिए आवश्यक है। राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक संघर्ष तनाव पैदा कर सकते हैं। 2. शक्ति असंतुलन: शक्ति का असमान वितरण,
चाहे समावेशी शासन और नीतियों के माध्यम से शक्ति असंतुलन को पहचानना और संबोधित करना संघर्ष समाधान के लिए महत्वपूर्ण है। 3 सांस्कृतिक और धार्मिक मतभेद। सांस्कृतिक या धार्मिक विविधता में निहित विवाद सामाजिक संघर्षों में बढ़ सकते हैं। अंतर सांस्कृतिक समझ, सहिष्णुता और संवाद इन विभाजनों को पाटने में मदद कर सकते हैं। 4 राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा देना। कमजोर शासन संरचना, भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता सामाजिक अशांति में योगदान दे सकती है। संघर्षों को हल करने के लिए संस्थाओं को मजबूत करना, पारदर्शिता को बढ़ावा देना और कानून का शासन सुनिश्चित करना जरूरी है। 5 भेदभाव और असमानता। सामाजिक संघर्ष अक्सर प्रणालीगत भेदभाव और असमानता से उत्पन्न होते हैं। सामाजिक न्याय की पहल, भेदभाव विरोधी नीतियां और समावेशी आर्थिक विकास इन मूल कारणों को संबोधित कर सकते हैं। समाधान के तरीके। 1 संवाद और मध्यस्थता। संघर्षों को सुलझाने के लिए खुला और ईमानदार संचार आवश्यक है। तटस्थ तीसरे पक्ष द्वारा मध्यस्थता। कंपनियां संघर्षरत पक्षों के बीच समझ और समझौता कराने में सहायता कर सकती हैं। 2 संघर्ष समाधान प्रशिक्षण। व्यक्तियों और समुदायों को संघर्ष समाधान कौशल प्रदान करने से उन्हें विवादों को शांतिपूर्ण और रचनात्मक तरीके से प्रबंधित करने में सक्षम बनाया जा सकता है। 3 कानूनी तंत्र। निष्पक्ष और न्यायपूर्ण राजसी ढांचे की स्थापना और उसे लागू करने से विवादों को सुलझाने में मदद मिल सकती है। मध्यस्थता और वैकल्पिक विवाद समाधान विधियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 4 सामुदायिक सहभागिता। निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और समाधानों में प्रभावित समुदायों को शामिल करने से आपसी सहयोग की भावना को बढ़ावा मिलता है। ये तनाव को कम करता है और समुदाय द्वारा संचालित पहल दीर्घकालिक स्थिरता को बढ़ावा दे सकती है। 5 विकास पहल। सामाजिक आर्थिक विकास, गरीबी में कमी और शिक्षा तक पहुंच के माध्यम से संघर्ष के अंतर्निहित कारणों को संबोधित करना स्थायी समाधान में योगदान दे सकता है। अंततः, प्रभावी संघर्ष समाधान के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है, जो विशिष्ट संदर्भ और अंतर्निहित कारणों पर विचार करता है। इस दृष्टिकोण में सामाजिक संघर्षों के मूल कारणों को संबोधित करने और स्थायी शांति को बढ़ावा देने के लिए कूटनीतिक, कानूनी, सामाजिक और आर्थिक रणनीतियों का संयोजन शामिल होना चाहिए। QBA विज्ञापन लोगों को बुद्धिमानी से खरीदारी करने में कैसे मदद करता है और उन्हें उच्च मानक की दिशा में एक कदम उठाने में सक्षम बनाता है। जीवन। हैरान नहीं हो नीचे। क्या बनाया आज? आज मुर्गा बनाया, जब तो बार बार निपटा रही हो। अच्छा, आज ये नहीं, बस 4 दिन के बदलेगी, आज ही रोटी खा लेगी। और डेली मैंने तो वो खा लिया। हाँ इसकी आदत खराब हो गई। हाँ इसकी आदत खराब हो गई। चिड़िया एक उसमें घुस जा, उसमें ना मैंने वो रूम से रख रखी, पता नहीं वो लेके जावे क्या उसमें से निकाल निकाल के। इनके रुई रख दो, ये चिड़िया ना उसमें उस रुई से अपना घोंसला बनावे, ऐसी ऐसी चीज़ों से, रूम से, रुई से।
बैटरिया नीतियों को लागू करके भारत भीड़भाड़ के मनोवैज्ञानिक परिणामों को कम कर सकता है, जनसंख्या घनत्व बढ़ा सकता है, जनसंख्या घनत्व में सुधार कर सकता है और अधिक न्यायसंगत और प्रतिस्पर्धी वातावरण बना सकता है। सामाजिक एकीकरण को सुगम बनाने, बाधित करने में सांस्कृतिक आत्मसात की भूमिका का आलोचनात्मक वर्णन करें। सटीक उदाहरण सहित स्पष्ट करें। उत्तर: संस्कृतियों का आत्मसात वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह सांस्कृतिक मानदंडों, मूल्यों और प्रथाओं को अपनाते हैं। सम्रान समाज लोचा में सामाजिक एकीकरण को मौन या स्थापित करने में एक जटिल भूमिका निभाता है। सामाजिक एकीकरण को सुविधाजनक बनाना। 1. विविधता में एकता। भारत का विविध सांस्कृतिक परिदृश्य, जिसमें अनेक भाषाएं, धर्म और संप्रदाय हैं। ऐतिहासिक रूप से विविधता में एकता की भावना को बढ़ावा नहीं दिया गया है। सांस्कृतिक धारणा ने विविधता में एकता की भावना को बढ़ावा दिया है। विभिन्न समुदायों के बीच पारस्परिक सम्मान और स्वीकृति। 2. राष्ट्रीय पहचान। सांस्कृतिक आत्मसात एक साझा राष्ट्रीय इकाई के गठन में परिणत हो सकता है जो वुटोरियल, बाइनागरिक और एंटीपास अंतर, कॉमर्सुटुरल सिम्बॉन को अपनाना, तैयार, चीटियों को कॉन्पेन्यूट। विविध समूहों के बीच एकजुटता और सौहार्द की भावना, सामाजिक सामंजस्य को मजबूत करना। 2. आर्थिक गतिशीलता। सांस्कृतिक आत्मसात शैक्षिकी और रोजगार के अवसरों तक पहुंच को सुविधाजनक बनाकर आर्थिक गतिशीलता और सामाजिक गतिशीलता को बढ़ा सकता है। वे व्यक्ति जो प्रमुख समुदाय के सांस्कृतिक मानदंडों और मूल्यों को अपनाते हैं। सामाजिक एकीकरण और ऊर्ध्वगामी गतिशीलता के लिए कम अवसर हो सकते हैं। सामाजिक एकीकरण पर ध्यान। 1. अल्पसंख्यक संस्कृतियों का हाशिए पर होना। कोलारेट हत्या हाशिए पर होने की ओर ले जा सकती है। संस्कृतियों और परंपराओं। प्रमुख सांस्कृतिक मानदंड और प्रथाएं सांस्कृतिक शक्तियों को दबा सकती हैं या हाशिए पर डाल सकती हैं। पेंसोरी कॉमोसूत्स, जिससे क्षीणता और वंचितता की भावना पैदा होती है। 2. सामाजिक बहिष्कार। सांस्कृतिक एकीकरण सामाजिक अलगाव और मेंटलाइजर के खिलाफ अपमान को कायम रख सकता है। समुदाय, विशेष रूप से वे जो कि टावर जातियों, इंटे, या उग्र अल्पसंख्यकों से संबंधित हैं, असिनतुरा पोला से। प्रथाओं से सत्ता असंतुलन और मेकाटिटिस की याद आ सकती है, जिससे समाज के वंचित समूह और अधिक हाशिए पर चले जाएंगे।